कक्षा 10 व 12 के लिए प्रकाश। पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश का, एक मानव नेत्र का। अगर दोनों में से कुछ में खराबी है तो नहीं देख पाएंगे। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, नेत्र नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे। तो पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद आता है प्रकाश किरण। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ। सरल पथ मतलब होता है सीधी रेखा। सरल पथ मतलब क्या होता है? सीधी रेखा को प्रकाश किरण कह देते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण से होता है। मान लीजिए कि हम दर्पण ले लिए, एक अभिलंब डाल दे रहे हैं, हम दर्पण से 90 अंश का कोण बनाए। एक आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब आपतित किरण कलई की हुई सतह पर पड़ती है, कोष्ठक में लिख देंगे दर्पण पर पड़ता है, तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना का कहला देता है? प्रकाश का परावर्तन कहला देता है। आपतित किरण कलई की हुई सतह या दर्पण पर पड़ता है तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना का कहला देती है? प्रकाश का परावर्तन कहला देता है। आपतित किरण दर्पण है या कह सकते हैं कलई की हुई सतह। आपतित किरण कलई की सतह या दर्पण पर पड़ती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश की घटना का कहला देती है? प्रकाश का परावर्तन कहला देती है। अब इसके बाद जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। बताए थे कि ये दर्पण है, दर्पण है, एक अभिलंब डाल देते हैं, एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कह देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कह देते हैं। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को कितने से प्रदर्शित करते हैं? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कह देते हैं। परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं।
एक बार फिर से जान लिया जाए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कह देते हैं, आपतन कोण को आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कह देते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको जानना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला बताया गया है कोण आई बराबर कोण आर। जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण रहेगा, अर्थात अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण 30 अंश का है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण का अंश कितना होगा, 30 अंश का होगा। पहला कोण यह बताया गया कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। जिसे हम क्या कह देते हैं, आपतन बिंदु कह देते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कह दिया जाता है। एक बार चित्र से देख लिया जाए। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, आपतन बिंदु कह देते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर से जान लेते हैं। जब आपतित किरण कलई की हुई सतह या दर्पण पर पड़ती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहला देता है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर लिख दिया गया है। दूसरा का आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, आपतन बिंदु कह देते हैं। अब 3 हेडिंग बताया गया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को हम प्रकाश किरण कह देते हैं। सरल पथ अर्थात सीधी रेखा को। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा बताया गया है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में एक बार फिर से जान लेते हैं। आपतित किरण किसी कलई की हुई सतह पर पड़ती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहला देती है, प्रकाश का परावर्तन कहला देती है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, आपतन बिंदु कह देते हैं। बारे में दर्पण का होता है। दर्पण कांच का एक भाग होता है, जिसे एक तरफ से हम पेंट कर देते हैं। दर्पण का होता है, दर्पण कांच या शीशे का भाग होता है, जिसे एक तरफ से पेंट या कलई कर देते हैं। दर्पण कहलाता है। दर्पण का होता है, दर्पण कांच का भाग होता है, जिसे एक तरफ से हम पेंट कर देते हैं या कलई कह सकते हैं।
जब एक तरफ से कलई कर देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। दर्पण कांच का भाग होता है जिसे एक तरफ से हम क्या कर देते हैं, पेंट या कलई कर देते हैं, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब दर्पण के प्रकार जानेंगे। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण का किसे कहते हैं उसके बाद पढ़ाया जाएगा। गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के बारे में, उसके बाद जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण का होता है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, अब उसके बाद जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण समतल कांच का भाग होता है जिसे एक तरफ से पेंट कर देते हैं। समतल दर्पण समतल कांच का भाग होता है जिसे एक तरफ से कलई या पेंट कर देते हैं, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के गुणधर्म इसके बाद जानेंगे, जिसमें से एक नंबर का आता है हमेशा समतल दर्पण के गुणधर्म। अब मान लीजिए एक समतल दर्पण हम बना देते हैं। अब कोई वस्तु यहाँ रख दिया गया है समतल दर्पण के सामने। दर्पण है, ये वस्तु है। वस्तु को हम बिंब कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिसे कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। दर्पण से वस्तु का दूरी हम यू से दिखाते हैं। दर्पण से वस्तु का दूरी केतुआ से, यू से। अब मान लीजिए दर्पण का यही प्रतिबिंब बना है, जो एक इमेज कहा जाता है, प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हम भी से दिखाते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी केतुआ दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। अब इसका गुणधर्म है, पहले जानेंगे। पहला नंबर यही है, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखी रहेगी, दर्पण से उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात u बराबर भी। पहला चीज़ का है u बराबर भी, अर्थात समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उतना दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा का चीज़ ये जानेंगे कि जितना बिंब की ऊंचाई होती है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हम एच डैश से दिखाते हैं। दूसरा का यही होता है कि जितना बिंब की ऊंचाई होती है उतना ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात जितना ऊंचाई का वस्तु रहेगी उतना ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात पहला है, अगर हम दर्पण से 30 सेमी दूरी पर वस्तु रख रहे हैं, कितना दूरी पर रख रहे हैं, 30 सेमी दूरी पर वस्तु रख रहे हैं, तो दर्पण से 30 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा का, अगर हम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु ले रहे हैं तो 5 सेमी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा का और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वह होता है आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता होती है 1। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होती है, 1 होती है। अब वो कैसे होता है हम जानेंगे। इधर हम जानते हैं आवर्धन क्षमता बराबर होता है
प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से, बिंब की ऊंचाई को एच से, आवर्धन क्षमता को हम एम से दिखाते हैं। अब देख लिए कि एच डैश बराबर एच हम लिखे हैं कहीं, गुणधर्म में दूसर का लिखा गया एच बराबर एच डैश, तो एच डैश के जगह पर हम एच रख दें या तो एच के जगह पर एच डैश रख दें, बात एक ही है। तो एच डैश बटे एच के जगह पर हम एच डैश रख दे रहे हैं, कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा एम बराबर 1। अर्थात इसके गुणधर्म में पहला जितना दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखी रहेगी, दर्पण से उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जितना ऊंचाई का जो है ना वस्तु रहेगी उतना ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता होती है 1। कैसे होती है देख लीजिए। आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता को एम से, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से, बिंब की ऊंचाई को एच से। अब हम बताएं दूसरा नियम जो है एच बराबर एच डैश, उसी से एच बराबर का रख दिया गया, एच डैश बराबर कट गया तो का गया 1 आ गया। चौथा बताया जाएगा कि जो इसकी फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का होती है, अनंत होती है। 5वां बताएंगे कि इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है 6वां नंबर कि अगर दर्पण समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति भी वेग से गति करता है तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि 2v वेग से गति कर रहा है। जैसे दर्पण के सामने हम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, ऐसा हमको आभास होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अर्थात v बराबर 2v डैश। यही 6 गुणधर्म है। पहला, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उतना दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। जितना ऊंचाई का बिंब रहेगा उतना ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता होती है 1। समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति भी वेग से गति कर रहा है तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा 2v वेग से गति कर रहा हो। अर्थात समतल दर्पण के सामने हम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हैं तो समतल दर्पण में हमें ऐसा आभास हो रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हैं। उसके बाद आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसे एक तरफ से हम क्या कर देते हैं, कलैया पेंट कर देते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का होता है यह खोखले कांच का भाग होता है जिसे एक तरफ से कलैया हम पेंट कर देते हैं, गोलीय दर्पण कहला देता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसर का बता रहे हैं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रकार का होता है 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है जिसे एक तरफ से हम क्या कर देते हैं, कलैया पेंट कर देते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताए हैं अवतल दर्पण, दूसर का उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? परीक्षा में अब यहीं से पूछा जाएगा। या तो पूछा जाता है समतल दर्पण के गुणधर्म से या तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण
अब हम जो है ना खोखले गोले का भाग होता है बताए हैं, अगर इसे हम बाहर से पेंट कर दे रहे हैं तो परावर्तन किस सतह से होगा? दबी हुई सतह से होगा। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से हो अवतल दर्पण कहला देता है। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से हो अवतल दर्पण कहलाता है। दूसर का है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है उभरी हुई सतह से। जिसमें प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो? उभरी हुई सतह से हो, अवतल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से हो अवतल दर्पण, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसे अगले वीडियो में देखा जाएगा।